हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम फिर से स्टार्ट करने के लिए आए हैं। रिस्पायरेशन का नेक्स्ट लेक्चर है, आज स्टार्ट होगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जो नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास ही इंपॉर्टेंट रखता है कि ईटीएस की, यहाँ पे ईटीएस किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप ईटीएस को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। हम ईटीएस को हम 2 लेक्चर में फिनिश करेंगे। कितने लेक्चर में? 2 लेक्चर में। एक ईटीएस का ट्रिकी लेक्चर होगा, एक ईटीएस का पूरा एनसीईआरटी विद द मैकेनिज्म होगा कि एनसीईआरटी से उस मैकेनिज्म को कैसे पढ़ेंगे। एक बात और, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिएगा। आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठेंगे तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है कि एनसीईआरटी टू द पॉइंट होगा। एनसीईआरटी में क्या क्या बातें मेंशन है, क्या क्या चीजें हैं एनसीईआरटी में बोली गई हैं ईटीएस के बारे में, हम सभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पढ़ेंगे ईटीएस के बैकग्राउंड के बारे में। ईटीएस कहाँ पढ़ेंगे? ईटीएस के बैकग्राउंड के बारे में। याद रखना, ईटीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूरा ध्यान से, दिमाग से, शांति से, ठंडे दिमाग से, ठीक है, सभी डिस्टर्बेंस को आप आसपास को दूर कर दो। जितने भी डिस्टर्बेंस है उनको दूर करने के बाद आप यहाँ पे फोकस करें, ब्लैक बोर्ड पे। आप हमको फोकस करेंगे और हम आपको फोकस करेंगे। तो दोनों का क्या म्यूचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारा आपका और आपसे हमारा, ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो एनसीईआरटी साथ लेके बैठना है और उसको एनालाइज, उसके बारे में सोचना है कि क्या क्या चीजें अब तक हुई हैं रिस्पायरेशन प्लांट में, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि ईटीएस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज यहाँ पे इसको हमको फिनिश करना है। तो देखो, ईटीएस को हम 2 लेक्चर में, एक लेक्चर हमारा ट्रिकी होगा और एक लेक्चर हमारा कैसा होगा, एक लेक्चर हमारा मैकेनिज्म होगा विद द एनसीईआरटी। और सेकंड लेक्चर होगा कि उसको हम एनसीईआरटी से कोरिलेट करके उसको ट्रिकी कैसे बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो अगला लेक्चर भी मजेदार होने वाला है। दोनों लेक्चर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप लोग पीछे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, बैलेंस शीट और फेट आप अदर सबस्टेंस ये सब क्लियर करके आए होंगे, पीछे रिवीजन करके आएंगे, तभी ये चीजें, सारी चीजें समझ में आएंगी। जो भी आज लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो स्वागत है, उनका वेलकम है। यहाँ पे आपका वेलकम करता हूँ हम भी कि आप यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत है। गुजारिश है आप पीछे के लेक्चर को देख के आएंगे, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, कैसे इसको हम बता सकते हैं आपको। तो देखो ईटीएस, थोड़ा सा ईटीएस देखो हुआ क्या था। ईटीएस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में सोचते हैं कि क्या है ईटीएस, ईटीएस का काम क्या है। तो ईटीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है ईटीएस? देखो हुआ क्या था, अगर सोचिए आप तो थोड़ा सा, ग्लूकोज किस में टूट गया था? ग्लूकोज फाइनली किस में टूटा? पायरुविक एसिड में। यही हुआ था, पायरुविक एसिड में टूट गया था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। यहां से हमको क्या मिला था? यहां से हमको मिला था NaDH मिला था, किससे? NaD+ से। नहीं मिला था हमको फाइनली, NaDH मिला था, NaD+ से NaDH मिला था। तो ग्लाइकोलिसिस से हमको क्या मिला? NaDH। फाइनली हमको किससे काम है? NaDH। जब भी याद करो, जब भी किसी जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, स्टेप वाइज टूटता है ना, स्टेप वाइज इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता क्या? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एडिशन, गलती हो गया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो यहां पे देखो, क्योंकि ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन से जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किसको लॉस होके वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है? तो वो इलेक्ट्रॉन मिलता है NaDH को। किसको मिलता है? वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है? NaDH को मिलता है। जो भी ग्लूकोज का क्या होता है, जो भी ग्लूकोज का
कंप्लीट वाइज जो भी स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, तो वो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वो जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ है, इलेक्ट्रॉन का स्टोरेज कहाँ होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वो स्टोरेज NADH को, तो NADH से करता है, इलेक्ट्रॉन को स्टोरेज करता है, इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है कहाँ से, जो भी ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हुआ है वहां से, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला होगा, तो कौन करता है रिसीव, तो NADH होता है जो इलेक्ट्रॉन को रीस्टोर करता है, मतलब स्टोर करता है। तो ये देखो एक NADH यहां से मिला होगा, ग्लाइकोलिसिस से NADH मिला, फिर ये पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, ये पायरुविक एसिड चला जाता है कहाँ, लिंक रिएक्शन के पास, है कहाँ चला जाता है, लिंक रिएक्शन मतलब कहाँ से, यहाँ बनता है एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है, एसिटिल कोएंजाइम। यहां से भी आपको क्या मिलता है, NADH मिलता है, NADH यहां से क्या मिलता है, NAD+ से NADH, यानी देखो कहां से NADH मिला, एक तो NADH मिला कहां से, ग्लाइकोलिसिस से मिला, फिर लिंक रिएक्शन से मिला, फिर जब ये आगे प्रोसीड करेगा, जब ये एसिटिल कोएंजाइम जब ये लिंक रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, मतलब जब ये लिंक रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, एसिटिल कोएंजाइम आगे प्रोसीड करेगा, जब ये क्रेब्स साइकिल करवाएगा, तो क्रेब्स साइकिल से तो हमको NADH मिलता है, हमको वहां से भी तो NADH मिलता है। सभी का NADH का एक ही काम है कि जो भी स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का हो रहा है, उससे जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जमा कौन करता है, स्टोर कौन करता है, तो NADH करता है। कौन करता है, NADH ही इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है। कौन करता है, NADH ही इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है। समझ में, NADH ही इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है। तो ये भी क्या करेगा, ये मान लो ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जब पढ़ाएंगे सेल बायोलॉजी तो हम बताएंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है वो इन्वेजिनेट हो जाता है। क्या होता है, इन्वेजिनेट हो जाता है, अंदर के अंदर इमिग्रेशन हो जाता है, उसी को क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के जो भी इनर मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस को एरिया को इंक्रीज करता है। तो क्रिस्टी क्या करता है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया को जो इनर सरफेस होता है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यही तो क्रिस्टी का काम होता है। तो क्या होता है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसी तरह से इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है। इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से क्या होता है, इन्वेजिनेशन। इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से क्या होता है, इन्वेजिनेशन, इस तरह से इन्वेजिनेशन होता है। जब एसिटिल कोएंजाइम कहां जाएगा, यहां से करवाएगा क्रेब्स साइकिल। क्या करवाएगा, क्रेब्स साइकिल करवाता है, क्रेब्स साइकिल। तो यहां से भी क्या मिलता है हमको, NADH मिलता है, NADH मिलता है। क्या मिलता है, NADH मिलता है यहां से भी। यानी फाइनली NADH कहां से मिला, यहाँ ये भी NADH कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा, ये भी NADH कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा। मतलब जो भी NADH ग्लाइकोलिसिस से बना, जो भी NADH लिंक रिएक्शन से बना, जो भी NADH क्रेब्स साइकिल से बना, वो सारा का सारा कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही आएगा ना। यही इलेक्ट्रॉन क्या है, यही इलेक्ट्रॉन का स्टोरेज करता है। जो भी ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को कौन स्टोर कर रहा है, NADH कर रहा है। कौन कर रहा है, NADH कर रहा है। अब इस NADH को क्या करते हैं, इस NADH को क्या करते हैं, एक आटा चक्की टाइप की मशीन होती है। क्या होती है, आटा चक्की टाइप, वही तो ETS होता है। जो भी आटा चक्की टाइप की मशीन होती है वही तो क्या ETS होता है। उस ETS में ये क्या करता है, NADH वहां पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। ETS में इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। और वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब वो छोड़ता है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम फ्लो होता है। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब भी डाउन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन का, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वहां पे कैरियर प्रोटीन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हाई इलेक्ट्रॉन से लो, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। उसी हाई एनर्जी से जो लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसी एनर्जी से क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन, उसी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ही NADH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से NADH क्या करता है
कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है यहाँ पे प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कर लेता है, यहाँ पे ढेर सारे प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कर लेता है, यहाँ पे ढेर सारे प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कर लेता है, यहाँ पे ढेर सारे प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कर लेता है। जो भी ETS ने क्या किया, ETS में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो किया, हाई एनर्जी से लो एनर्जी। यही जो एनर्जी का डिफरेंस है, यही हाई एनर्जी से लो एनर्जी, इसी एनर्जी की वजह से क्या करता है NADH प्रोटॉन को क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर माइटोकॉन्ड्रियल के स्पेस में वहां पे प्रोटॉन को इकट्ठा कर लेता है। क्या करता है, प्रोटॉन को इकट्ठा कर लेता है। किस लिए इकट्ठा करता है, क्योंकि यहाँ पे हमको ATP की फॉर्मेशन करना, क्या यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन करना है। इसीलिए क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे क्या करता है, इसी NADH क्या करता है, यहाँ पे एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसी की एनर्जी से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, इनर मेम्ब्रेन नहीं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के स्पेस में प्रोटॉन को इकट्ठा कर लेता है। प्रोटॉन को जब इकट्ठा कर लेता है, इसी प्रोटॉन के फ्लो से क्या होती है, ATP का फॉर्मेशन होता है। ये इसका बैकग्राउंड है। उम्मीद करता हूं ये समझ में जरूर आया होगा, ये समझ में जरूर आया होगा। तो ओवरऑल ये शॉर्ट तरीका है। ETS का चक्की टाइप की मशीन होती है और यहाँ का डाउन स्ट्रीम से लो स्ट्रीम इसका फ्लो, इसका मोमेंट होता है। तो आया समझ में, इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में नो। आया होगा एक बार फिर से देख लो, क्योंकि टफ है। बैकग्राउंड अगर समझ में आ गया तो ओवरऑल ETS पूरा समझ में आ जाएगा। ETS इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि NCERT में इस तरीके से दिया ना कि जल्दी ना कोई बता पाता है ETS को, ठीक है, उतना मतलब उसका लैंग्वेज इतना टफ दिया NCERT में। सबसे पहली बात इसलिए हम क्या कर रहे हैं, NCERT आप एक NCERT की लाइन को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। एक NCERT में इस तरीके से ऐसे ही लिखा गया है। आया तो ETS इतना पढ़ लोगे ना तो हर जगह काम कर जाएगा। ETS इतना उसमें क्या है, उसमें क्या दिया गया ना कि इसमें एक तो उसका फिगर इतना टफ बना, इतना कॉम्प्लेक्स बनाया ना कि समझाने में क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो बहुत लोग टीचर कहते हैं ETS से भागना चाहते हैं, ETS उतने अच्छे से बता नहीं पाते हैं। आप लोग क्या देना, हमारा वीडियो देखना और किसी और टीचर का देखना, कितना डिफरेंस आएगा हमारे उनके बीच में, देख लेना, ठीक है। हमारे उनके बीच में कितना बहुत ही डिफरेंस आएगा। इस तरीके से ETS नहीं को बता पाएगा, याद रखना, जैसे हम बता दे रहे हैं। तो ETS ठीक है, हो सकता है बताए, अच्छी बात है। तो आया समझ में इतना। क्या हुआ, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से जो भी ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हुआ, उस स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन से जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको मिला, NADH को मिला। फिर से जब लिंक रिएक्शन हुआ, वहां से भी NADH का फॉर्मेशन हुआ, यहां से भी उस जो भी ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वो इलेक्ट्रॉन किसको मिला, NADH से। फिर जब ये लिंक रिएक्शन क्रिप्स साइकिल से कराने चला गया तो यहां से भी NADH का फॉर्मेशन हुआ, वहां इसको भी क्या मिला, अल्टीमेटली तो सभी NADH एक ही है। तो NADH इलेक्ट्रॉन का स्टोरेज है। NADH क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्टोरेज है। ये NADH क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ETS का। ETS क्या है, एक आटा चक्की टाइप की मशीन होती है जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी फ्लो करता है। उसी एनर्जी के फ्लो की वजह से जब जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसी एनर्जी की वजह से क्या करता है NADH कि प्रोटॉन कहां पे इकट्ठा कर लेता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियम या इंटर मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में, वहां पे प्रोटॉन इकट्ठा कर लेता है। और इसी प्रोटॉन के फ्लो से क्या होती है, ATP की फॉर्मेशन होता है। बताएंगे F0 F1 पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। तो उसी से क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करता हूं इतना इसका ETS का बैकग्राउंड समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लो, आया भैया समझ में। तो यही ETS का बैकग्राउंड है। अब हेडिंग डालो ETS। पहले उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में समझते हैं, क्या क्या उसमें 4 कॉम्प्लेक्स हैं, चारों कॉम्प्लेक्स को उसको रखने का प्रयास करते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दो, इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ETS थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तो हम भी
ETS, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ETS ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये भी जानना जरूरी है। इसका लोकेशन, ETS का लोकेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इसका लोकेशन होता है। इनर मेम्ब्रेन में इसका लोकेशन होता है, यानी कहने का इसमें जितना एंजाइम पाया जाएगा, ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, ETS कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है ETS पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। आया ETS कहाँ पाया था, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो ETS करता क्या है, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ETS का फंक्शन क्या है, क्या ETS करता क्या है, ये भी तो एक ETS का सबसे बड़ा काम है। बताओ, बताएगा ETS करता क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखो। कोई बताएगा ETS क्या करता है, बताओ ETS क्या करता है, कोई बताएगा। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, बताओ ETS क्या करता है, ETS क्या करता है, बताओ ETS क्या करता है, बताओगे। देखो ETS करता क्या है, इसका देखो मेन रोल क्या होता है। अबले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि NAD+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADH में। यही तो पता चला है कि ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या होता, ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा था, यही तो हुआ था अल्टीमेटली, ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा था, यही तो, ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा था, यही तो हो रहा था। तो उस वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे NAD+ कहां पे कन्वर्ट हो रहा था, NADH में, यही हो रहा था अल्टीमेटली। चाहे वो क्रेब्स साइकिल की बात करें, चाहे लिंक रिएक्शन की बात करें, चाहे ग्लाइकोलिसिस की बात करें, यही हो रहा था। लेकिन यहां से थोड़ा सा कंडीशन उल्टा हो जाएगा। ये ETS क्या करता है, ETS का मेन रोल है ना, ETS का ये करता है कि NADH का ऑक्सीडेशन करवा देता है। क्या, NAD+ में, कहा NAD+ में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, क्या करना। तो क्या करता है ETS, क्या करता है ETS NADH को किसमें कन्वर्ट करता है, NAD+ में। और एक बात और, FADH को, क्या ये भी काम करता है, FADH को कहां कन्वर्ट करेगा, FAD+ में। इसको याद रखना, यही दो काम होता है ETS का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। यही काम होता है किसका, ETS का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। NADH से कहां ऑक्सीडाइज हुआ, NAD+, FADH, FAD+। याद रखना कि ये कन्वर्जन क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन, ये भी स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी इसमें ETS में जो भी स्टेप होगा वो क्या होगा, रिडक्शन होगा, लेकिन ये वाला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ETS का मेन रोल यही होता है कि NADH को NAD+ में कन्वर्ट करता है, FADH को FAD+ में कन्वर्ट करता है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, तो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अबले क्या हो रहा था, अबले जब तक पढ़ते चले आ रहे हो यही हो रहा था ना, NADH बन रहा था, यही था। FAD+ किसमें कन्वर्ट, FADH में कन्वर्ट हो रहा था, FADH। लेकिन ETS में उल्टा हो जा रहा है। ETS में क्या हो रहा है, ETS में उल्टा हो रहा है। ETS में NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो प्रोटॉन हट रहा है, NAD+ बन रहा है, प्रोटॉन हट रहा है, FAD+ बन रहा है। तो NADH क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH या FADH करता है। आया, FADH, ये रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, FADH करता है। अब ETS के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ETS के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, नोट करो। ETS के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी समय पूरा बचा है, 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में हम पूरा समझा देंगे। बस खाली ध्यान से चीजों को देखते रहना, ठीक है, और मजा लेते रहना, देखते रहना, मजे से देखते रहना, मजा लेते रहो, देखते रहो। देखो हुआ क्या, देखो ETS में क्या होता है, कई कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं। ETS में 5 कॉम्प्लेक्स यूज होता है। क्या क्या, ETS में कॉम्प्लेक्स 1 ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स 1 रटाने की कोशिश करता हूं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 5 कॉम्प्लेक्स यूज होता है, कॉम्प्लेक्स 2, फिर कॉम्प्लेक्स 3,
कॉम्प्लेक्स 3, याद रखना थोड़ा सा, कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 5, सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 और सबसे लास्ट होता है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 सबसे लास्ट होता है, कॉम्प्लेक्स 5 सबसे लास्ट होता है। तो क्या क्या कॉम्प्लेक्स इसमें यूज होता है ईटीएस में, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो क्या है, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं ये ईटीएस के हैं। किसके हैं? ईटीएस के। ये किसके कॉम्प्लेक्स हैं? ईटीएस है। जो पांचवा स्टेप, जो पांचवा कॉम्प्लेक्स है ये ईटीएस का पार्ट नहीं है, याद रखना। ईटीएस में केवल 4 ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितना? ईटीएस में केवल 4 ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ईटीएस में केवल 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, पांचवा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। पांचवा क्या होता है? पांचवा एटीपी वाला होता है। क्या होता है? एटीपी वाला। पांचवा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एटीपी वाला। तो 4 ईटीएस कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट। याद रखना, ईटीएस कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट। देखो पहला पार्ट क्या होता है, देखो कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, ध्यान दो, पहले लिखता हूं फिर बताता हूं कैसे याद करोगे। देखो ठीक बता दे रहा हूं। ना दीदी, ना दीदी, ना दीदी, क्या? ना दीदी, ना दीदी सक्की दीदी, क्या? ना दीदी सक्की दीदी, ना दीदी, ना दीदी सक्की दीदी, ना दीदी, ना दीदी सक्की दीदी, साइटो 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 एटीपी, साइटो साइटो एटीपी। आया भैया समझ में? आया भैया? आया? तो क्या हुआ? ना दीदी, ना दीदी, याद करो, इसको याद करो, ना दीदी सक्की दीदी साइटो साइटो एटीपी, ना दीदी सक्की दीदी साइटो साइटो एटीपी। इसे इंटरप्रिटेट करो, कैसे करोगे? देखो ना दीदी का मतलब होता है NADH, NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। इसमें कैरियर प्रोटीन भी होता है। क्या होता है? कैरियर प्रोटीन, अभी बताएंगे। इसमें कैरियर प्रोटीन, ध्यान सुनो, कैरियर प्रोटीन होता है। तो ना दीदी सक्की दीदी, ना दीदी मतलब NADH डिहाइड्रोजिनेज, सक्की दीदी का मतलब था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। साइटो का मतलब होता है, साइटो, यहां पे देखो साइटो का मतलब है साइटोक्रोम, क्या ये कॉम्प्लेक्सेस है ना, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। आया तीसरा वाला? तीसरा वाला क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। चौथा वाला है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सी, क्या लिखा है? ऑक्सीडेज, हाँ साइटोक्रोम लिखे ऑक्सीडेज, हाँ ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। चौथा वाला क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। आया? तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और पांचवा वाला है ATP, इसको बोल सकते हो फास्फोराइलेशन। क्या बोल सकते हो? फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोल सकते हो। एटीपी याद रखो, एटीपी इसका यही नाम है। तो समझिए पांचवें कॉम्प्लेक्स क्या क्या है? याद हुआ? याद हुआ? पांचों कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? क्या देखो 4 कॉम्प्लेक्स हैं जो ईटीएस के पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो ईटीएस के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ईटीएस के। देखना कल भी एक लेक्चर होगा ईटीएस का, लेकिन वो ट्रिकी लेक्चर होगा। आज भी ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिक बता दी है याद करने के लिए कॉम्प्लेक्स को। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसमें कैरियर प्रोटीन भी होगा। क्या होगा? कैरियर प्रोटीन भी होगा। इसमें क्या होगा? कैरियर प्रोटीन भी होगा। कैरियर प्रोटीन याद कर लो। तो इसमें क्या क्या कैरियर प्रोटीन होता है? इसमें FMN, FMN, FN, FM, FN, FMN, FMN और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, इतना होता है। FES होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? ये FMN होता है। देखो सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज में इसमें केवल क्या होता है? FES होता है, FES, FES होता है, FES होता है। और क्या? FES होता है। ठीक है, इतना आपको बताता हूँ, पहले इतना, ठीक है, इतना आपको बताता हूँ।
साइटोक्रोम B C1, साइटोक्रोम B C1, ठीक है। तो साइटोक्रोम B C1 याद होगा। देखो कॉम्प्लेक्स, देखो कैरियर प्रोटीन भी छोड़ दो, केवल कॉम्प्लेक्स रखो। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। आया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स देखो इसमें कैरियर प्रोटीन क्या क्या यूज हो रहा है अभी उसको भी मेंशन कर रहे हैं। देखो अब कॉम्प्लेक्स 5 वाला है ATP है, ATP ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाला। क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाला है। ये कॉम्प्लेक्स 5 का ATP। जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये केवल ETS के पार्ट है, कॉम्प्लेक्स 5 वाला ETS का पार्ट नहीं है। इतना नोट करो। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से ना। मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, मैकेनिज्म के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा समझो, ध्यान देना। मैकेनिज्म क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा बस इसी एक ही बार में समझ जाओ तो बेहतर है। एक ही बार में समझ जाओ तो बेहतर है। एक ही बार में देखो, ये तुम्हारा है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? थोड़ा सा समझना। आउटर मेम्ब्रेन, हंसना मत, फीका से नहीं बनेगा। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन आया। ये पूरा तुम्हारा क्या है? मैट्रिक्स है। ये तुम्हारा क्या है? मैट्रिक्स है। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये तुम्हारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ध्यान समझना, ये तुम्हारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ध्यान समझना भैया, ध्यान समझना, बार बार ध्यान समझना। यही एक बताऊंगा, ध्यान से समझना, ध्यान से सभी चीजों को समझना। एक ही बार में समझ जाओ तो बेहतर है। एक ही बार में समझ जाओ तो बेहतर होगा। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या है? 1 है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 है। ये तुम्हारा क्या है? कॉम्प्लेक्स 1। यहां पे कैरियर प्रोटीन क्या क्या होगा, क्या बताया हूं? कैरियर प्रोटीन FMN आया समझ में? FMN। और क्या होता है? आयरन FES आया। FMNFES। ये कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ध्यान देना। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? ये कॉम्प्लेक्स 1 है। आया देखो, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है यूबिक्विनोन। क्या होता है? यूबिक्विनोन। ध्यान देना, क्या होता है? यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में क्या होता है? यूबिक्विनोन। ध्यान समझना, यूबिक्विनोन। यहां पे क्या क्या हो सकता है? ये 3 वाला है। यहां पे हो सकता है क्या क्या हो सकता है? यहां पे होगा साइटोक्रोम, ध्यान देना, साइटोक्रोम बी FES, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C1 आया। इतना यहां पे कैरियर प्रोटीन है। क्या है? कैरियर प्रोटीन है। क्या क्या है? कैरियर प्रोटीन है। ये वाला यहां पे आता है। देखो सेकंड वाला नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। सेकंड वाला नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। सेकंड वाला इन्हीं बीच में होता है। सेकंड वाला इन्हीं के बीच में। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लो तो बेटर होगा। इसको क्या कर लो? इसको यहाँ पे कर लो, ये यहाँ यूबिक्विनोन, ताकि सेकंड वाले को भी बना सके, ताकि सेकंड वाले को भी बना सके। आया, ताकि सेकंड वाले को बना सके। ये कौन सा है? ये कॉम्प्लेक्स 3 है। अभी सेकंड नहीं बना है, अभी सेकंड नहीं होना है, केवल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 3 है। और कॉम्प्लेक्स 4 वाला होता है, यहाँ बीच में होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या होता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। क्या होता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाला, यहाँ, ताकि दिखे तुमको। बनाएंगे तो नीचे, लेकिन तुमको दिखे, देखो ये वाला मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है, टोटल मैट्रिक्स, ताकि दिखे तुमको। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 होता है। साइटोक्रोम A3 आया समझ? साइटोक्रोम A होता है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है? देखो कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट को भी है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी होता है। कॉम्प्लेक्स देखो CYT लिखा हूँ, ये शॉर्टकट है, और ये साइटो इसे लिखा जाएगा। साइटो इस तरीके से लिखा जाएगा, तुम लोग ऐसे लिखना,
ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम CYT लिख दिए साइटोक्रोम। आया समझ में? हमारे पास जगह नहीं लिखने के लिए इसलिए हम CYT लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कॉम्प्लेक्स 4 वाला है यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3। फिर देख लो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है, FMN FES। ठीक है, ये कहाँ है, यूबिक्विनोन। फिर कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है, साइटोक्रोम B RN FES यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C1। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, किसके बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। थर्ड और फोर्थ के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। थर्ड वाले और फोर्थ के बीच में क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और फोर्थ वाला क्या, साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3। और यहाँ से फाइनली क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जो देखो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन ही होता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन ही होता है। यही रखना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन ही होता है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन। तो यार ध्यान लो, पहला कॉम्प्लेक्स कौन हुआ, FMN FES। सेकंड को अभी नहीं लिखे हैं। दूसरा वाला, ये तीसरा वाला देखो, पहले और तीसरे के बीच में क्या होता है, यूबिक्विनोन। पहले ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पहले और तीसरे के बीच क्या होता है, यूबिक्विनोन। और तीसरे और चौथे के बीच में क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसको याद रखना, पहले और तीसरे के बीच क्या है, यूबिक्विनोन। देखो तीसरे और चौथे के बीच क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तीसरे और चौथे के बीच में क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। C ऑक्सीडेज होता है, पहले तीसरे और चौथे के बीच में क्या होता है, C ऑक्सीडेज होता है। अब ध्यान समझना, यहाँ पे देखो ये तो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, इसको मिटा रहा हूँ, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। देखो कॉम्प्लेक्स 2 का भी समझेंगे, पहले इसको समझ लो। देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 है। यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर न्यूक्लियस क्या है, NADH आया। कौन आया, NADH आया। ये NADH क्या हुआ, ये NADH ऑक्सीडाइज हो गया कहाँ पे, NAD+ में। क्या, NAD+। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ NADH किस में ऑक्सीडाइज हुआ, NAD+ में ना ऑक्सीडाइज हुआ। तो यहां से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन को कहां भेजा, FMN के पास भेजा। कहां भेजा, कॉम्प्लेक्स 1 के पास भेजा इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि NADH का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, NADH का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था। समझना, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर न्यूक्लियस क्या आया, NADH इलेक्ट्रॉन लेके आया। ये क्या किया, अपने आप को खुद को ऑक्सीडाइज करा दिया। ऑक्सीडाइज कराने पर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। कहाँ दिया, किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 1 को दिया FMN को। ठीक है, FMN यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास गया, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन किसको दिया, यूबिक्विनोन को दे दिया। क्या दिया, यूबिक्विनोन को। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन का FMN जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहां से मैट्रिक्स से क्या करता है, मैट्रिक्स से क्या करता है, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन क्या कर, मैट्रिक्स से क्या करता है, 2 प्रोटॉन रिलीज कर देता है। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। देखना प्रोटॉन कैरियर कौन है, इसको समझना। पहला प्रोटॉन कैरियर कौन है, FMN है। पहला प्रोटॉन कैरियर कौन है, FMN है, जो मैट्रिक्स से प्रोटॉन को उठा के यहां फेंक दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो उसी समय क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सपेल्ड कर देता है। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। थोड़ा सा टफ है समझने की कोशिश करना। तो पहला प्रोटॉन कैरियर FMN है। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया, यूबिक्विनोन को दिया, तो यूबिक्विनोन भी क्या करता है, यूबिक्विनोन। देखो ये स्टेप तो ऑक्सीडेशन है, बाकी ये स्टेप सबको क्या है, रिडक्शन है। यूबिक्विनोन एक कीटोन होता है, कीनोन है ना, कीटोन होता है, कीटोनिक पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, खुद का ये स्टेप क्या, रिडक्शन है। ये खुद का रिडक्शन करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूबिक्विनोल में। किसमें कन्वर्ट होता है, अगर थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री पढ़े होगे, यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, यूबिक्विनोल में। समझे, तो इलेक्ट्रॉन को यूबिक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिया, यूबिक्विनोन को। अब यूबिक्विनोन का करता है, जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 वाले को, किसको देता है, जब ये कॉम्प्लेक्स 3 वाले को इलेक्ट्रॉन देता है, इसी समय ये भी वही काम करता है। क्या करता है, यहां से 2 प्रोटॉन निकालता है और कहां फेंक देता है, माइटोकॉन्ड्रिया के
इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है। देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन कौन फेंका, एक प्रोटॉन कौन फेंका, FMN, एक कौन फेंका, यूबी क्विनोन। ठीक, स्पेसिफिक वाले ही फेंकते हैं। आया, फिर देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर कहां है यूबी क्विनोन, फिर कहां है साइटोक्रोम C1। फिर से देखो जब भी ये यूबी क्विनोन इलेक्ट्रॉन को यहां इलेक्ट्रॉन आया, यहां इलेक्ट्रॉन आया, यहां इलेक्ट्रॉन आया, यहां, जब भी यूबी क्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C1 को देता है, जब भी यूबी क्विनोन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 को देता है, तो ये भी वही काम फिर से करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड वाला, यहां से 2 मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन निकालता है, यहां पे एक्सपेल्ड कर देता है। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, इनर मेम्ब्रेन में नहीं, प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कहां हो रहा है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में हो रहा है। याद रखना कहां हो रहा है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इसका इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है। तो कौन कौन प्रोटॉन को एक्सपेल्ड किए, पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन समझो। ठीक है, यहां से अब क्या करता है, यहां से साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एक इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, वनली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। कौन, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इकलौता कॉम्प्लेक्स 4th है जो केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। अब तक क्या देख रहे थे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, साथ साथ प्रोटॉन का भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। यहां पे कॉम्प्लेक्स 3rd तक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होने के साथ साथ प्रोटॉन का भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। लेकिन कॉम्प्लेक्स 4th में जैसे आगे, यहाँ पे केवल क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था। इसलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को क्या कहा जाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। फिर ये क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां देता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी साइटोक्रोम A3 को देता है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B3। और ये फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां मिल जाता है, ऑक्सीजन को। फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन कर लेता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहां से क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2O बना लेता है, H2O बना लेता है। क्या, H2O हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बना लेता है। यहां पे देख रहे हो, अगर थोड़ा सा कोरिलेट करो फोटोसिंथेसिस से, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में वहां पे वाटर से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, क्या होगा, अभी तो हम पढ़ा नहीं है, अगर थोड़ा सा पढ़े होगे तो क्या वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे वाटर से इलेक्ट्रॉन हो रहा था। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, वहां पे क्या हो रहा था, वाटर से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था, वाटर से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था। और यहां पे क्या हो रहा था, पहले इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तब जाके वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। वहां पे वाटर से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तब जाके वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। रिस्पायरेशन अलग और फोटोसिंथेसिस अलग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वहां पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वहां पे वाटर से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तब जाके वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तब जाके वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। आया समझ में कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। नहीं आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट में लिखना, नहीं आया फिर से समझाओ, जरूर समझाएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर वही ETS का ही होगा। फिर से यही मैकेनिज्म को एक बार जरूर समझाएंगे, तब फैमिली मूव आउट करेंगे कहां पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और RQ वैल्यू पे। ETS का ट्रिकी जरूर देखेंगे, ट्रिक बोला आपसे, जो बोला हूं वो करके ही दिखाऊंगा। ETS का ट्रिकी लेक्चर जरूर आएगा। फिलहाल इतना अच्छे से इसका या स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, जो भी करना चाहते हो करो।
ठीक है, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, देखो माइटोकॉन्ड्रिया से जब हाँ एक बात और, इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, छूट क्या रहा है देखो, हाँ अभी टाइम में देखो हुआ यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड हम दिखा नहीं सकते, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकंड हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स सेकंड को यहाँ दिखाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मान लो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। अच्छा इसको नोट डाउन करो, फिर इसको मिटा के बताते हैं। अच्छा ये समझो, देखो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है ना, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड कहां पे है, ये यहीं पे है, ये यहीं पे है कॉम्प्लेक्स सेकंड, खाली वहां बना रहे हैं, वहां पे बना रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करेगा, FADH क्या करेगा, FADH किसमें कन्वर्ट होगा, FAD प्लस में ना। इससे जो भी इलेक्ट्रॉन मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज, यही तो होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो इससे इलेक्ट्रॉन जो भी मिला, ये क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डायरेक्ट किसको देता है, देखो इलेक्ट्रॉन सेकंड को नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स को नहीं मिलता है। ऐसा सोचो कि फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, सेकंड वाले को नहीं, इलेक्ट्रॉन सेकंड को नहीं मिलता है, डायरेक्ट किसको मिलता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किसको मिलता है, थर्ड वाले को मिलता है, वो भी यूवी किनोन के द्वारा। तो ये भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, यूवी किनोन को। कॉम्प्लेक्स सेकंड अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, किसको दे देगा, यूवी किसको दे देता है, यूवी किनोन को। और फिर से यूवी किनोन कहां दे देगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन दे देगा। यही होता है बस। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड में, FADH कहां टूटा, FAD प्लस में, FADH कहां टूटा, FAD प्लस में। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड इलेक्ट्रॉन देता है यूवी किनोन को, मतलब इसको यूवी किनोन को देता है, इस यूवी किनोन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये यूवी किनोन फिर किसको देता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। तो यही होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड का मैग्नीज्म। अगले लेक्चर में इसको डिटेल्स फिर से देखेंगे के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे ETS के बारे में, बढ़िया से इसको और भी समझेंगे। यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट तो हो ही गया है, जितना पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, जितना बता दिया हूँ ऑलमोस्ट तो यहाँ पे हो ही गया है। ETS समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। अगर समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इसके फीडबैक के बारे में जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके बाद ट्रिकी लेक्चर देखेंगे। अगला लेक्चर भी ETS का ही होगा, क्योंकि ETS थोड़ा सा टफ है, इसको बताना ही पड़ेगा बढ़िया से। ऑलमोस्ट उसे बता ही दिया, वो समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। और तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, ETS के बारे में बढ़िया से सोचो, क्या क्या सारी चीजें पढ़ाए हैं, क्या क्या बताए, उसके बारे में एनालाइज करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से ETS के साथ ही मिलेंगे। बढ़िया समझिए, इसको समझेंगे फिर आगे इसको समझेंगे, फिर से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको टाइम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आज बैकग्राउंड समझाने में टाइम लग गया है, ठीक है। क्योंकि कल वाले लेक्चर में हम डायरेक्ट ETS के पास ही आ जाएंगे, आया, इसके मैकेनिज्म को ही समझेंगे। आज तो भी समझा दिया हूँ, लेकिन फिर भी समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से। और इसको तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है, नीट 2022 के लिए। हाँ, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।